अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जो इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो होगा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, अब तक इससे पहले जितने भी हमने लेक्चर पढ़े थे उसमें हमने बात की थी सिंथेसिस टेक्निक की, यानी कि वो सारी टेक्निक्स जिससे हम कोई भी नैनो मटेरियल या नैनो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, अब जिस टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे वो होगी कैरेक्टराइजेशन टेक्निक। या ये वाला लेक्चर भी कैरेक्टराइजेशन टेक्निक पे होगा और फर्दर जो लेक्चर्स आएंगे वो भी कैरेक्टराइजेशन टेक्निक पर होंगे। तो कैरेक्टराइजेशन हमने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ लिया था कि कैरेक्टराइजेशन बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड नैनो मटेरियल को रेफर करती है या नैनो मटेरियल की इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक जो है वो होगा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सबसे पहले जो है हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसके कंपोनेंट के बारे में बात कर लेंगे। तो आपको अपनी जो स्क्रीन है उसके ऊपर फिगर नज़र आ रही होगी जिसमें मेरे पास इलेक्ट्रॉन सोर्स मौजूद है और इलेक्ट्रॉन सोर्स से कुछ स्पेसिफिक लाइंस निकल रही हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन बीम्स बोलते हैं। उसके बाद एनोड मौजूद है। एनोड के बाद कंडेंसर लेंस मौजूद हैं या फिर इनको फोकसिंग लेंस भी कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस मौजूद है और उसके अलावा मेरे पास 3 मुख्तलिफ डिटेक्टर मौजूद हैं जो कि कनेक्ट है एम्पलीफायर से और फिर एम्पलीफायर कनेक्ट है फर्दर स्क्रीन से। यानी कि मेरे पास जो इमेज की फॉर्मेशन है वो आ रही है मेरे मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ें तो क्लियर होगी। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गन की। तो इलेक्ट्रॉन गन के नाम से ज़ाहिर है कि कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट या कोई इस तरह की अ, कंपोनेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इट जनरेट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बहुत से टीचर्स भी और बहुत से बच्चे भी जो है उनको ये बात नहीं पता होती कि अगर हम इलेक्ट्रोड के तौर पे बात कर रहे हों, क्योंकि आगे हमारे पास एनोड मौजूद है। ठीक है, बहुत से बच्चे इसको स्किप कर देते हैं टीचर्स भी, लेकिन एनोड एक ज़रूरी कंपोनेंट है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोड अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मेरे पास जो मेरी इलेक्ट्रॉन गन है वो कैथोड है। कैथोड आप लोगों ने एनोड और कैथोड का कॉन्सेप्ट इससे पहले कहीं न कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। अच्छा, अब अगर हम कैथोड के मटेरियल की बात कर लें या कैथोड की चार्ज की बात कर लें तो इट इज़ अ नेगेटिव चार्ज मटेरियल। ठीक हो गया? यानी कि एक नेगेटिवली चार्ज मटेरियल है और नेगेटिवली चार्ज मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रहा है। इतनी बात समझ आ गई? ये था इलेक्ट्रॉन गन का कंपोनेंट और उसका रोल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। अब हम बात करेंगे कि एनोड का क्या रोल है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो सबसे पहले आप लोगों को लाइन नज़र आ रही होगी, एनोड इज़ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन असेंबली। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका सबसे बड़ा जो रोल है वो इलेक्ट्रॉन गन में ही है। यानी कि एक ये इस तरह का कंपोनेंट है या इस तरह का पार्ट है इलेक्ट्रॉन गन का जो कि फर्दर पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन बीम्स को। अच्छा, पुश क्यों कर रहा है? क्योंकि एनोड बेसिकली ना पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल है या पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ठीक है, अब जब कैथोड ने जो है वो इमिट की इलेक्ट्रॉन्स की बीम। ठीक है, बीम्स देखें मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रही थी, मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रही थी। अब इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज एनोड। अब इस एनोड ने ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉन्स बीम जमा कर ली, अपनी तरफ फोकस कर ली और इनको फर्दर मूव करवा दिया टुवर्ड द सैंपल या स्पेसिमेन। पर डायरेक्ट सैंपल की तरफ तो मूव नहीं कराया ऑब्वियसली। रास्ते में और भी कंपोनेंट है डिफरेंट जिनके हम अभी रोल पे बात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ बात बता रहा हूँ कि एनोड ने जो है वो फोकस कर दी सारी की सारी इलेक्ट्रॉन बीम टुवर्ड द सैंपल बाय पुशिंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द एनोड। ये रोल था हमारे पास एनोड का। अब अगर हम बात कर लें कंडेंसर लेंस की, कि कंडेंसर लेंस किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या कंडेंसर लेंस को फोकसिंग लेंस भी बोला जाता है। तो बेसिकली कंडेंसर लेंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन बीम आप लोगों को देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो एनोड से टुवर्ड द कंडेंसर लेंस जा रही है।
ठीक है, यहाँ पे इस पे थोड़ा सा गैप भी मौजूद है। अच्छा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है गैप मौजूद है इलेक्ट्रॉन बीम के दरमियान, यानी बेसिकली करता क्या है कंडेंसर लेंस, जो इलेक्ट्रॉन बीम इनपुट के तौर पे आ रही होती हैं उन सारों की साइज और इंटेंसिटी को एडजस्ट कर देता है। ठीक है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा वाइड कोई इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, ठीक है? अब फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है जो बहुत ज़्यादा वाइड है, ठीक है? तो अब बहुत ज़्यादा वाइड इलेक्ट्रॉन बीम क्या करेगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया कवर करेगी सैंपल का, और अगर सैंपल का बहुत ज़्यादा एरिया कवर करेगी ना, तो क्या होगा मेरे पास मेरी जो आउटपुट आएगी ना कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वो आउटपुट की रेज़ोल्यूशन बहुत ज़्यादा ख़राब आ जाएगी। जैसे आप कह दो कि एक बहुत बड़ी जगह की अगर आपने इमेज ली, बहुत बड़े किसी सरफेस की, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो रेज़ोल्यूशन है यानी कि उसकी जो क्लैरिटी होगी ना, वो उतनी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी या उतनी कम हो जाएगी। यही काम है यहाँ पे कंडेंसर लेंस का। कंडेंसर लेंस क्या करता है? द साइज़ ऑफ बीम अफेक्ट साइज़ ऑफ स्पॉट दैट इंटरैक्ट विद द स्पेसिमेन। तो कंडेंसर लेंस क्या कर देता है कि इस स्पॉट को या इस बीम को नैरो कर देता है, और अब बात की है कि थोड़े स्पॉट से क्या फ़ायदा होगा। अब अगर फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे ये सैंपल है, और सैंपल जो है वो बिल्कुल थोड़े से जो है वो स्पॉट इसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है। तो उस केस में मेरे पास क्या होगा, अ स्मॉलर स्पॉट साइज़ लीड टू अ हायर रेज़ोल्यूशन। जब मेरे पास बहुत थोड़ा-सा या छोटा-सा जो स्पॉट है वो बनेगा अगर सैंपल के ऊपर, तो मेरी जो रेज़ोल्यूशन है या क्लैरिटी है मेरी पिक्चर की वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, और मैं अपने सरफेस को जो है वो अच्छे से स्टडी कर लूँगा। ठीक है? अच्छा, अब अगर हम आगे बात कर लें ऑब्जेक्टिव लेंस की, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का काम जो है वो बेसिकली एक फाइनल लेंस जो है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है? ऑब्जेक्टिव लेंस बेसिकली एक ऐसा फोकसिंग लेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को ना फर्दर फोकस कर देता है टुवर्ड द स्पेसिमेन। लेकिन वो तो हमने पहले भी पढ़ लिया कि कंडेंसर लेंस भी जो है वो फोकस करता है, यानी कि एक छोटा-सा स्पॉट बनाता है टुवर्ड ऑन द सैंपल। लेकिन ये ना सिर्फ़ एक छोटा-सा स्पॉट बनाता है ना सैंपल के पर, बल्कि आप देखो यहाँ पे कुछ गोल्डन कलर्स का एक सर्कल सा या एक कॉइल की शेप नज़र आ रही होगी आपको, जिसको मैंने स्कैन कॉइल बोला हुआ है, जो कि अटैच है विद द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये स्कैन कॉइल्स क्या करती हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन्स बीम को जो है, जो अभी सिर्फ़ एक स्पॉट पे जो है वो गिर रही है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स बीम को जो है वो फर्दर मूव करवाती है, या फर्दर कह लो डिफ्लेक्ट कराती है, और पूरे का पूरा जो मेरा सैंपल का सरफेस है उसको कवर करती है। ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव लेंस का सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि ये तो एक तो फ़ोकस कर देता है सारी की सारी इलेक्ट्रॉन बीम को। सेकंड नंबर पे ऑब्जेक्टिव लेंस का फ़ायदा क्या है कि पूरा का पूरा जो सैंपल है उसको भी कवर करता है विद द हेल्प ऑफ स्कैनिंग कॉइल। यहाँ पे मैंने स्कैनिंग कॉइल का रोल लिखा है अलग से। इट डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन बीम इन raster पैटर्न अक्रॉस सैंपल सरफेस। रास्टर पैटर्न का जो मतलब है वो होता है रेक्टेंगुलर पैटर्न के तौर पे जो है वो पूरे के पूरे सरफेस को कवर करती है, और हमें पूरा का पूरा सरफेस जो है उसकी एक इमेज मिल जाती है। इमेज डायरेक्टली नहीं मिलती, ऑब्वियसली इमेज जो है वो डिटेक्टर से होके जाती है। अब हम डिटेक्टर का रोल पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए ये समझे कि ये पूरा का पूरा जो सरफेस एरिया है उसको कवर कर रही है स्कैनिंग कॉइल्स विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छा, अब अगर हम बात कर लें डिटेक्टर की, तो एक दफ़ा इमेज देख रहे हैं आप, ठीक है? पहला डिटेक्टर बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। सबसे पहले आप ये समझना पड़ेगा कि बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फिर ही तो ये समझ आएगा कि ये डिटेक्टर क्या डिटेक्ट कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर भी मौजूद है, और मेरे पास एक्स-रे डिटेक्टर भी मौजूद है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो क्लास सबसे पहले होता क्या है, अब सैंपल का सरफेस है, सरफेस के अंदर क्या मौजूद है? कोई भी सरफेस हो, एटम्स तो मौजूद हैं सरफेस के पास, ठीक है? अब एटम्स ये मैंने एक और मॉडल लिया है समझाने के लिए, ठीक है? एटम में शेल मौजूद है, ठीक है? बीच में जो है न्यूक्लियस मौजूद है, और ये जो रेड कलर के डॉट आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
अच्छा, अब हुआ क्या, ये जो ग्रीन कलर की लाइन नज़र आ रही है ना, बेसिकली ये जो है मेरे पास, वो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम आई आई और उसके बाद जैसे ही इंटरेक्ट किए टूवर्ड द विद द इलेक्ट्रॉन, तो ये स्कैटर्ड बैक हो गई, यानी कि जिधर से आई थी उसी डायरेक्शन में वापस चली गई जब इसने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन किया। ये जैसे कि ये एक दफ़ा फिगर में देखें, ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो सैंपल की तरफ बढ़े बढ़े बढ़े, उसके बाद वापस जो है वो स्कैटर्ड हो गए, या कह लें बैकवर्ड मूव करके दोबारा से टुवर्ड द बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अच्छा, एक तो सवाल उठता है कि स्कैटरिंग क्यों बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, या इस इलेक्ट्रॉन को हम बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी तो बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट याद रखें, जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है बेसिकली, वो जो है लाइट रेज के लिए एप्लीकेबल होता है या वेव नेचर के लिए एप्लीकेबल होता है, जबकि जो स्कैटरिंग का फिनोमेना है या स्कैटर्ड का फिनोमेना है वो वेव्स के लिए तो एप्लीकेबल है, लेकिन वो इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन के लिए भी एप्लीकेबल है। और जब हम इलेक्ट्रॉन बीम की बात कर रहे हैं तो हम किसी वेव की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम एक सिंपल इलेक्ट्रॉन्स की कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हुआ क्या बेसिकली, मेरे पास जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन थे उनसे इंटरेक्शन के बाद मेरी जो इलेक्ट्रॉन बीम में मौजूद थे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में दोबारा से मूव कर लेंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स को मैंने कहा बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तो बात होगी बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की। अब हम बात करेंगे कि बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह के एलिमेंट्स में देखे जा सकते हैं, और दूसरा किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रिवील करते हैं, क्योंकि मुझे तो इंफॉर्मेशन चाहिए अपने सैंपल के बारे में। तो सबसे पहले जितने भी हैवियर एलिमेंट्स होंगे वो सारे जो हैं बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स का फिनोमेना शो करेंगे। ठीक है, ये पहली बात होगी। सेकंड नंबर पे के बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कंपोजिशन के बारे में, एलिमेंटल कंपोजिशन के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन देते हैं। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ सैंपल, ये सैंपल किन तरह के एलिमेंट से मिलकर बनाया गया है, इसके बारे में मुझे कौन सी डिटेक्टर बताएगा, इसके बारे में जो डिटेक्टर मुझे इंफॉर्मेशन देगा वो होगा बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। चलिए इसके साथ ही हम अब बात करते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और फिर के इसका डिटेक्टर किस बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन रिवील करता है। तो आपको यहाँ पे एक और जो है वो कह लें एटम नज़र आ रहा होगा, जो कि ऑब्वियसली सैंपल के सरफेस का है। तो अब हुआ क्या, मेरे पास यहाँ पर शेल्स मौजूद हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, साइड पे न्यूक्लियस मौजूद है। गुड, इलेक्ट्रॉन बीम आई आ- और आकर जो मेरा आउटर मोस्ट शेल है या मेरा सबसे हाई एनर्जी लेवल है उसके साथ उसके इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट किया, और इंसिडेंट करने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को अपने शेल से निकाल दिया। अच्छा, निकालने की वजह क्या थी, बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन की, ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन था, हो सकता है इसकी एनर्जी से ज़्यादा हो, या फिर ये कोई बहुत ज़्यादा लाइट एटम है। ठीक है, तो उस वजह से जो है मेरा आउटर मोस्ट से शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है। अब ये वाली इमेज देखें, ये आफ्टर द कोलिजन की इमेज है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में एक होल प्रोड्यूस हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो एक वैकेंसी प्रोड्यूस हो गई। और यहाँ पर साइड पे आप देखें कि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ था ड्यूरिंग द कोलिजन, वो जो है इस इलेक्ट्रॉन को मैंने कहा है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, यही मैंने बात यहाँ पे लिखी है। व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम इंटरेक्ट विद द एटम इन सैंपल, सम लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर immediately removed from the sample. These electrons are known as secondary electron detected by secondary electron detectors. ठीक है,
अच्छा, अब अगर हम बात कर लें इंफॉर्मेशन के बारे में कि किस तरह की इंफॉर्मेशन देता है, तो बेसिकली क्लास सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो होती है टोपोग्राफी, यानी कि सरफेस सैंपल के सरफेस की टोपोग्राफी की इंफॉर्मेशन, यानी कि सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा, ठीक है। और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के बारे में बताएगा, यानी कि एटम्स किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं इसके बारे में बताएगा ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। लास्ट जो हमारे पास बात होगी वो थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बात होगी, और कॉन्सेप्चुअल होने की एक दो वजह है, क्योंकि आप लोग देखते हो, ये देखो इस इमेज में 3 डिटेक्टर थे, 2 हमने पढ़ लिए, लास्ट वाला रहता है वो है एक्स-रे डिटेक्टर। तो सबसे पहले ये बात तो समझ आती है कि चलो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो यूज़ कर रहे हैं हम, तो ठीक है इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर तो लगा सकते हैं, और किसी ना किसी तरह के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेरे पास सैंपल में एटम है तो एटम में भी मौजूद होंगे, तो मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर भी लग गया। लेकिन अब बंदा सोचे कि एक्स-रे डिटेक्टर का जो है वो क्या काम है, वो भी एक सैंपल की इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और जबकि हम तो एक्स-रे जो है वो फ़ॉल करवा ही नहीं रहे अपने सैंपल के ऊपर। क्योंकि ज़्यादातर यही होता है, जैसे एक्सआरडीज़ हैं, एक्सआरडीज़ में हम क्या करते हैं, एक्स-रे फ़ॉल करवा रहे होते हैं अपने सैंपल के ऊपर। तो अब हम समझेंगे कि एक्स-रे जो है वो एक एक्सपेरिमेंट के या इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आ कैसे रही है, जनरेट कहाँ से हो रही है, और उसके बाद उसका डिटेक्टर किस तरह से काम कर रहा है। तो ये देखें क्लास आप, एक एटम्स है, एटम मौजूद है, ठीक है। अब एटम के 2 एनर्जी लेवल हैं, एक हाई एनर्जी लेवल है, एक लो एनर्जी लेवल है। इतनी चीज़ कन्फर्म होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बीम आई, जो लो एनर्जी लेवल या इनर शेल था उसके इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक की, ठीक है। स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ, मेरे पास एक होल जो है वो लो एनर्जी लेवल के अंदर जनरेट हो गया है, जबकि जो बाहर वाला हाई एनर्जी लेवल था, यानी कि बाहर वाला जो शेल था वो अभी भी कंप्लीट है, जबकि अंदर वाले जो है या एनर्जी लेवल है उसके अंदर एक डेफिशिएंसी प्रोड्यूस हो गई है, क्योंकि एक्सरे ने स्ट्राइक सॉरी इलेक्ट्रॉन बीम ने स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी लेवल से रिमूव कर दिया, और वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो गया, होल प्रोड्यूस हो गया। ये 2 फिगर तो समझ आ गया आपको। अच्छा, अब क्या होगा मेरे पास, जब भी कोई इनर शेल इनकम्प्लीट होता है तो आउटर शेल या हाई एनर्जी लेवल्स जो हैं वो उस शेल को कंप्लीट करने लगते हैं, ठीक है। यानी कि उस शेल के इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो अब इस फिनोमेना के दौरान क्या होगा मेरे पास, कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से, जिसको मैंने E2 बोला, लो एनर्जी लेवल के अंदर ट्रांसफ़र होगा या फिर कह लें मूव करेगा। तो इस दौरान जो है, इस ट्रांसफ़र के दौरान मेरे पास एनर्जी रिलीज़ होगी, और ये एनर्जी जो रिलीज़ होगी, ये रिलीज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ एक्स-रे फोटॉन, या फिर एक्स-रेज़ भी हम बोल सकते हैं। क्योंकि एक्स-रेज़ की जो वेव्स हैं, वो बेसिकली एक्स-रे फोटॉन को ही कंसिस्ट कर रही होती हैं। तो हमारे पास एक बार फिर से समझें कि जब भी कोई आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर मोस्ट शेल की तरफ जाएगा, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक किस्म की एनर्जी रिलीज़ होगी, और इस एनर्जी रिलीज़ होने की जो एक फ़ॉर्म होगी, यानी कि जिस फ़ॉर्म में वो एनर्जी रिलीज़ होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अगर हम रेफ़रेंस से देखें, तो उसकी वेवलेंथ जो है वो एक्स-रे की वेवलेंथ से मैच कर रही होगी, यानी कि एक एक्स-रे फोटॉन जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये जनरेट या प्रोड्यूस्ड होने वाला एक्स-रे फोटॉन जो है, उसको हम डिटरमाइन करते हैं, यानी उसकी वेवलेंथ या जो भी फ्रीक्वेंसी वगैरह डिटरमाइन करते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स-रे डिटेक्टर। ये सारा फिनोमेना ही मैंने यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ वर्डिंग लिखा है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। The electron beam interact with atom in sample and remove electron from inner shell. This removal produces hole in inner shell. To fulfill this vacancy, an electron from higher energy level
move into low energy level. During this transfer, energy is released in the form of X-ray photon, and these X-ray are detected by X-ray detector. यहाँ से हमें समझ आ गया कि एक्स-रे डिटेक्टर्स का काम क्या था। बल्कि ना सिर्फ एक्स-रे डिटेक्टर, हमने सारे के सारे डिटेक्टर्स के बारे में जो है वो समझ लिया कि सारे डिटेक्टर किस वजह से यूज़ किए गए और किस-किस चीज़ की फिनोमेना की वजह से जो है वो लगाए गए। अच्छा, इसके बाद अभी तक हमने सारी की सारी कंस्ट्रक्शन पढ़ ली, सारे के सारे कंपोनेंट्स के रोल पढ़ लिए, डिटेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया। अब एक लास्ट चीज़ जो मैंने अभी तक नहीं बताई आप लोगों को, वो है कि बेसिकली ये जितने भी कंपोनेंट आपको नज़र आ रहे हैं, वो चाहे इलेक्ट्रॉन सोर्स हो, एनोड हो, लेंसेज़ हों, जो कुछ भी है, ठीक है? ये सारा का सारा सेटअप एक पार्टिकुलर चेंबर में किया जाता है, ठीक है? इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि चेंबर में किया जाता है, इम्पोर्टेंट ये बात है कि उस चेंबर के अंदर जो है वो वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। और बेसिकली वैक्यूम क्रिएट करने का या वैक्यूम के एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें करने का मकसद क्या है? तो बेसिकली क्लास आपको पता है कि जब भी हमारे पास अगर वैक्यूम नहीं होगा, वैक्यूम इज़ द एब्सेंस ऑफ एयर। अगर मेरे पास वैक्यूम मौजूद नहीं होगा, तो मेरे पास एयर मौजूद होगी। एयर के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और बहुत सारी गैसेज़ हैं। तो मेरे पास मुमकिन हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीम से निकल रहे हैं, वो जो है उन गैसेज़ के इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरैक्शन शुरू कर दें और मेरे पास मेरे वो फुल इंटेंसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन सैंपल को रीच ही नहीं कर सकेंगे। तो इन दैट केस इस चीज़ से बचने के लिए इस सारे के सारे सेटअप पे जो एटमॉस्फेयर यूज़ किए जाते हैं, वो वैक्यूम यूज़ किया जाता है ताकि मेरे पास मेरी जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीम से आ रहे हैं, वो किसी और एलिमेंट या किसी और पार्टिकल के साथ इंटरैक्शन किए बगैर मेरे सैंपल तक पहुँच जाएँ। So thank you for watching video lecture. I hope you had understand this video lecture. See you in the next video lecture.